नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसका दो बच्चों ने सही आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में, दीपक विश्वकर्मा और मोहित। तो मैंने पूछा था कि यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील इन टेंशन टेस्ट कितना होता है। तो ये ग्राफ बना के मैंने बताया था और उसमें पूछा था कि यील्ड स्ट्रेंथ होती कितनी है। तो करेक्ट आंसर इज 250 मेगापास्कल। तो आप यहाँ पर मेंशन करके लिख सकते हो सिग्मा वाई, या फिर एफ वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट कर लो, सिग्मा वाई और एफ वाई, दैट इज इक्वल टू 250 मेगापास्कल। आज की क्लास में क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं ये आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। और बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो लास्ट क्लास में हमने माइल्ड स्टील का स्ट्रेंथ टेस्ट देखा था टेंशन में और कंप्रेशन में। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील का देख लिया था टेंशन और कंप्रेशन में। तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। राइट डाउन 1.6 स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्टील की अलग अलग ग्रेड्स आएंगी कैसे, स्टील बनता कैसे है, स्टील का पेरेंट मटेरियल क्या होता है। तो स्टील का पेरेंट मटेरियल होता है आयरन। तो जितने भी स्टील आप देखोगे दे आर डिराइव्ड फ्रॉम आयरन ओनली। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं पेरेंट मटेरियल ऑफ स्टील इज आयरन। पेरेंट मटेरियल ऑफ स्टील इज आयरन। नाउ जब सारे के सारे स्टील का पेरेंट मटेरियल आयरन ही है तो हमारे पास ये अलग अलग डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील कैसे आ जाएंगे, हाउ विल गेट डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील। तो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील आने का रीजन ये है कि हम आयरन के अंदर या तो कार्बन परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कार्बन परसेंटेज को चेंज करके, या अलॉय का अमाउंट चेंज करके। जैसे अलॉय में हम निकल, क्रोमियम, ये सारे अलॉयज डाल सकते हैं, तो उससे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, अलग अलग ग्रेड के स्टील मिलेंगे। या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके रैपिडली कूल डाउन किया, या किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमने स्लोली कूल डाउन किया, या फिर मैन्युफैक्चर करने के बाद उसके ऊपर कोल्ड वर्किंग करके, इस तरह से हम स्टील की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको चेंज कर लेते हैं। तो स्टील की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमें अलग अलग ग्रेड के स्टील मिलेंगे, और इन अलग अलग ग्रेड के स्टील का अंतर क्या होता है, आपस में क्या डिफरेंस होता है, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये सारी चीजें मेंशन कर लेते हैं। राइट डाउन डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील कैन बी obtained by changing carbon percentage, changing carbon percentage। तो स्टील के अंदर कार्बन का परसेंटेज चेंज कर दिया, एडिंग अलॉयज, या फिर हीट ट्रीटमेंट, हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज्ड, तो इस तरह से अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके, या फिर हीट हीट ट्रीटमेंट या कोल्ड ट्रीटमेंट करके, या फिर अलॉयज बना के, मतलब दूसरे मिनरल्स ऐड कर दिए और उससे अलॉय बना दिया, या फिर कार्बन का परसेंटेज चेंज किया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज किया। इन सब से हमें अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील मिलेंगे। तो क्या क्या ग्रेड ऑफ स्टील मिल सकते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो प्योर आयरन है। तो ये रहा हमारे पास प्योर आयरन। तो प्योर आयरन जैसा कि आप देख सकते हो कि इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो बहुत कम है, यहाँ तक ही आ रही है। ठीक है, इसमें कार्बन मिलाया, कार्बन मिलाने के बाद इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है या अल्टीमेट स्ट्रेंथ ये बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। हाई स्ट्रेंथ स्टील बनाने के लिए हमने क्या किया, अलॉइंग की, है ना। इसके अंदर निकल, क्रोमियम वगैरह ये सब बाकी मेटल्स ऐड किए। तो इससे क्या हुआ, इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ गई। या फिर कुछ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करके या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज किया अलॉय स्टील के अंदर ही। तो अलॉय स्टील के अंदर ही हमने क्वेंचिंग की या टेम्परिंग की। क्वेंचिंग और टेम्परिंग क्या होता है ये थोड़ी देर में बताएंगे, समझाएंगे। तो अलॉय स्टील तो आ गई थी यहाँ तक, यहाँ तक आ गई थी। और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चेंज किया या इसके अंदर कुछ हीट ट्रीटमेंट किया, उसके बाद स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ गई।
तो इस तरह से जब हम स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से की जा रही है, कार्बन परसेंटेज कितना रख रहे हैं, अलॉइंग कितनी कर रहे हैं, किस लेवल तक कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करते हुए हमारा जो स्टील है उसके अलग अलग ग्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। इन अलग अलग ग्रेड्स में आपको क्लियरली ये डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि जब एकदम प्योर आयरन था, एकदम शुद्ध था, इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलावट थी, तब इसकी जो स्ट्रेंथ थी, अल्टीमेट स्ट्रेस थी, ये काफ़ी कम थी। और जैसे जैसे हम इसके अंदर कार्बन बढ़ाते गए, अलॉइंग करते गए, साथ ही साथ हीट ट्रीटमेंट भी कर दिया, ये सारी चीज़ें करते गए तो क्या हुआ, इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा इंक्रीज होती गई। लेकिन स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ऐसा नहीं है कुछ और नुकसान नहीं हो रहा है, इसकी डक्टिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो देखो जब ये प्योर आयरन था, फ्रैक्चर के टाइम पे इसका स्ट्रेन कितना ज़्यादा था, जब कार्बन स्टील हुआ, इसके अंदर कार्बन मिलाया, तब इसका स्ट्रेन कुछ कम हो गया, है ना, जल्दी ही फ्रैक्चर कर जाएगा। जब अलॉय स्टील किया तब इसका स्ट्रेन और ज़्यादा कम हो गया और रिड्यूस हो गया फेलियर के टाइम पे, तो फ्रैक्चर जल्दी हो जाएगा, कम स्ट्रेन पे फ्रैक्चर हो जाएगा, डक्टिलिटी रिड्यूस हुई। और साथ ही साथ जब हमने हीट ट्रीटमेंट भी कर दिया, अलॉइंग करने के साथ साथ हीट ट्रीटमेंट भी कर दिया, तो ये और कम हो गया। तो जैसे जैसे हम ये ग्राफ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है स्टील की, वैसे वैसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ डक्टिलिटी रिड्यूस होती जा रही है। डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी इज स्ट्रेन एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर के टाइम पे जो स्ट्रेन है वो रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील हैं। अब इनका ग्राफ आपको बना लेना चाहिए, तो आप ये ग्राफ बना लो जल्दी से, और फिर इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लिख लेते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए, आई होप ग्राफ बना लिया आपने, तो लिख लेते हैं, एज यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ increases, ductility of steel reduces, next point आप लिखो, with the increase of carbon content, कार्बन कंटेंट के इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डक्टिलिटी इज रिड्यूसिंग, डक्टिलिटी रिड्यूसेस। सेकेंड, हम ये देख रहे हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। नेक्स्ट, एक और चीज इसके अंदर होती है, जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ जाएगा कोरोजन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सो कोरोजन रेजिस्टेंस रिड्यूसेस, लिख लो, कोरोजन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज या रिड्यूसेस, कुछ भी लिख सकते हो आप। ओके, तो ये तो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील हो गया। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं जैसे जैसे स्टील की ग्रेड चेंज होती जाएगी। नाउ लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल होता है थीटा, दिस एंगल, ये थीटा होता है। और ये थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यंग्स मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने बताया था टेन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेन थीटा इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, और ये हो जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये इस लाइन का स्लोप है बेसिकली, है ना, इनिशियल पोर्शन का स्लोप है, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो आप अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील देखो, आप अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील देखो, तो इसमें बताओ कि इसके लिए जो स्लोप है, इनिशियल पोर्शन वाला, शुरुआत वाला जो स्लोप है, ये वाला स्लोप, ये स्लोप अलग है क्या, ये स्लोप इसके लिए, और लो कार्बन स्टील के लिए, हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए, क्वेंज्ड और टेम्पर्ड स्टील के लिए, इन सब के लिए क्या ये स्लोप अलग अलग है या फिर ये स्लोप सबके लिए सेम है। यू कैन सी इन सब के लिए ही ये स्लोप सेम है। सो इफ दिस स्लोप इज सेम, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टील के अलग अलग ग्रेड्स के लिए यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा। सो यंग्स मॉडुलस विल रिमेन सेम फॉर ऑल द ग्रेड्स ऑफ स्टील। और इसकी वैल्यू मैं आपको लिखा चुका हूँ, मेल्ट स्टील के लिए लिखाई थी मैंने 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5 या 2 इंटू 10 टू द पावर 5, ये कुछ भी ले लेते हैं। तो जो भी एग्जाम होगा, एग्जाम के अंदर आपको ये वैल्यू दी रहेगी, और अगर नहीं दी है तो आप 2 इंटू 10 टू द पावर 5 ले सकते हो। तो ये वाला पॉइंट भी हम मेंशन कर लेते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं, राइट डाउन,
यंग्स मॉडुलस of all the grades of steel is same. तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील क्या हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये ज़्यादा कॉमनली यूज्ड वैल्यू है, ज़्यादा आसान है। वैसे लगभग लगभग सबका सेम ही रहता है, 2.1 या 2.0 इनमें से ही कोई वैल्यू आएगी आपको एग्जाम में अगर स्टील की बात की। चलिए, तो ये टॉपिक 1.6 ये तो ख़त्म हो गया। आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन 1.7, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो अलग अलग मटेरियल्स हैं, उनका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होगा। तो स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख लिया, माइल्ड स्टील का। फिर स्टील के अलग अलग ग्रेड्स का भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख लिया है। अब हम अलग अलग मटेरियल्स का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे। तो वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, इनका भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख लेते हैं। तो वाई एक्सेस पे हो गया स्ट्रेस, सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स एक्सेस पे हो गया स्ट्रेन, ये शायद मेरे पीछे छुप जाएगा, पर आपको इतना तो पता ही है कि यहाँ पर स्ट्रेन लिखना है और इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, नाउ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स अगर हम ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए कंपैरिजन के लिए कि जिसके रिस्पेक्ट में हम देख सकें। तो पहले माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना लेते हैं और माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर ही सुपर इम्पोज करके हम बाकी के मटेरियल्स का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। नाउ आपको पता है हाई कार्बन स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा आएगा। हाई कार्बन स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एकदम इसी तरह से आएगा यहाँ तक, बस इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, और स्ट्रेन कम हो जाएगा, ये जल्दी टूट जाएगा। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कास्ट आयरन बनाते हैं। कास्ट आयरन में काफ़ी ज़्यादा कार्बन होता है, तो कास्ट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से हो जाएगा, लाइक दिस विल बी द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कास्ट आयरन। फिर इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ एल्यूमिनियम ड्रॉ करते हैं। सो एल्यूमिनियम का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से रहेगा, समथिंग लाइक दिस। ये प्योर एल्यूमिनियम नहीं है, एल्यूमिनियम अलॉय है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन भी कर देते हैं किस किस का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। येलो हमने बनाया है कास्ट आयरन के लिए, दिस इज फॉर कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये रहा, एल्यूमिनियम अलॉय का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये रहा, एल्यूमिनियम अलॉय का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये रहा। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, एल्यूमिनियम अलॉय का अल्टीमेट स्ट्रेंथ और हमारे माइल्ड स्टील की अल्टीमेट स्ट्रेंथ लगभग सेम आ रही है, ऑलमोस्ट सेम है। तो आप इनको लगभग बराबरी ऊंचाई पर ही बनाना। ठीक है, ये वाली अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ना, दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, तो दोनों की लगभग लगभग बराबर आती है, एल्यूमिनियम अलॉय और माइल्ड स्टील की। आगे अगले कर्व पे चलते हैं, अगला कॉन्क्रीट का। सो कॉन्क्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह का आएगा। सो कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम रहती है, कॉन्क्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह का आएगा। सो कॉन्क्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम है और यंग्स मॉडुलस भी काफ़ी कम है। फिर लास्ट हम देखते हैं रबर का। तो रबर का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। तो अगर रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रबर के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये वाला पॉइंट है, ये है प्रोपोर्शनल लिमिट ए, फिर ये है इलास्टिक लिमिट बी। यहाँ पर यील्ड प्लेट्यू वगैरह ये सब नहीं होता है, सीधे ये वाला पॉइंट आ जाएगा फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोपोर्शनल लिमिट। बी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलास्टिक लिमिट। ए इज प्रोपोर्शनल लिमिट और बी इज इलास्टिक लिमिट। So A is proportional limit, B is elastic limit. ठीक है, this is for rubber, this is for concrete and this is for rubber. ठीक है, तो ये अलग अलग मटेरियल के आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना लो। और अगर बना लिए हैं तो बनाने के बाद आप ये बताओ
ये जो लाइन का स्लोप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए तो सेम रहेगा। यहाँ पर स्टील का भी लिख लेते हैं, दिस इज फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील को ही हम लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं, लो कार्बन स्टील। और इसी को ही हम स्ट्रक्चरल स्टील भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील। दिस इज HYSD, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड, HYSD। तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, ये आप RCC में पढ़ोगे, HYSD बार्स, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। इनकी जो यील्ड लिमिट होती है वो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, ये RCC में देखेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ये तो पता है पहले से कि HYSD भी स्टील का ही एक टाइप है, स्टील की ये ग्रेड है, और Fe250 या माइल्ड स्टील भी स्टील की ही एक ग्रेड है। ये दोनों स्टील की ही ग्रेड होने की वजह से इन दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम है। तो ये इनिशियल पोर्शन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप भी सेम रहेगा। नाउ कास्ट आयरन का स्लोप अलग हो जाएगा, ठीक है। कास्ट आयरन का स्लोप अलग है, ये अलग ही मटेरियल बन जाता है। कास्ट आयरन का भी पेरेंट मटेरियल तो आयरन है, लेकिन इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से ये पेरेंट मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करने लगता है, और इस वजह से इसका यंग्स मॉडुलस स्टील के यंग्स मॉडुलस से कम हो जाता है। कितना हो जाता है? लगभग हाफ हो जाता है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम जो अलॉय है, एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस स्टील के रिस्पेक्ट में 1/3 हो जाता है। तो इसका स्लोप भी आप देख रहे हो कम है, इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। तो स्लोप जैसे जैसे कम होता जा रहा है, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस कम होता जा रहा है। कॉन्क्रीट का जो स्लोप है वो और ज़्यादा कम है, ये लगभग 1/10 के आसपास रहता है, 1/10 to 1/15, ठीक है। और फिर रबर का तो बहुत ही कम है यंग्स मॉडुलस, ओके। तो ये ग्राफ आप सब लोग बना लो, और इनके यंग्स मॉडुलस का कंपैरिजन भी हम लिख लेते हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं, लेट अस राइट डाउन द कंपैरिजन। सो राइट डाउन यंग्स मॉडुलस ऑफ कास्ट आयरन इज इक्वल टू हाफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम is equal to 1/3 of Young's modulus of steel. Young's modulus of concrete is equal to 1/10 to 1/20 of Young's modulus of steel. तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इलास्टिसिटी ऑफ रबर ज़्यादा है या इलास्टिसिटी ऑफ स्टील ज़्यादा है, कौन ज़्यादा इलास्टिक है? स्टील और रबर में से कौन ज़्यादा इलास्टिक है? तो इलास्टिसिटी हम कैसे देखते हैं? वैसे तो इलास्टिसिटी देखते हैं कितना ज़्यादा खिंच गया और वापस आ गया, ये बोल देते हैं ये इलास्टिसिटी है। तो डेफिनेटली देखने में सबको ये लगता है कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि रबर को अगर खींचेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा खिंच जाता है और ये वापस आ जाता है, अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेता है। और साथ ही साथ अगर यही इसी जगह पर स्टील का बार होता तो स्टील के बार को अगर हम इतना खींच देते तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाता। तो हमको देखने से क्या लगता है कि विच इज मोर इलास्टिक? रबर इज मोर इलास्टिक। बट इलास्टिसिटी सिंपली ऐसे नहीं डिफाइन करते हैं कि बस जो जितना ज़्यादा खिंच गया और वापस आ गया तो वो है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी डिफाइंड है इस तरह से कि कितने स्ट्रेस लेवल तक ले जाके जब हमने स्ट्रेस हटाया तब वो रिकवर हुआ। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर इसी ग्राफ के अंदर देखो तो स्टील का जो इलास्टिक लिमिट है वो यहाँ पर है, स्टील की इलास्टिक लिमिट यहाँ पर है, और रबर की इलास्टिक लिमिट यहाँ पर है, इस पॉइंट तक है इलास्टिक लिमिट। तो कौन ज़्यादा स्ट्रेस रिकवर कर देता है? अगर मैं मान लो ये वैल्यू है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मान लो ये वैल्यू है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर और ये है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। रबर बेसिकली बहुत ज़्यादा अलग अलग स्ट्रेंथ की होती हैं, तो यहाँ पर एक 10 मैंने आर्बिट्ररी वैल्यू एज्यूम की है। आप ये मत समझ लेना कि इलास्टिक लिमिट रबर की ये है, ये नोट डाउन मत करना वैल्यू, ठीक है। ये बस एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो मान लो ये 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, किसी एक टाइप की रबर हम लेके आए तो उसकी इलास्टिक लिमिट है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेकिन स्टील की तो फिक्स है हमारे पास 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर हमने स्टील के ऊपर और रबर के ऊपर दोनों के ऊपर 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेस लगाई और फिर दोनों को रिलीज किया तो दोनों अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रिकवर हो जाएंगे। लेकिन सपोज मैंने इसके ऊपर 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक की स्ट्रेस लगा दी, 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर,
ठीक है। तो 12 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पे क्या रबर वापस से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में रिकवर हो पाएगा? इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा पहुंच चुके हैं हम, इलास्टिक लिमिट बस यहाँ तक थी, पॉइंट बी तक थी, तो इलास्टिक लिमिट से ऊपर पहुंच चुके हैं, तो अब ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रिकवर नहीं कर पाएगा, लेकिन माइल्ड स्टील अभी भी कर जाएगा, और माइल्ड स्टील तो बहुत आगे तक रिकवर कर लेगा, 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर तक रिकवर कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि माइल्ड स्टील इज मच मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक है, तो देखने में जो लगता है ज़रूरी नहीं है कि असलियत में वैसा ही हो। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लिख लेते हैं, राइट डाउन, steel is more elastic than rubber, steel is more elastic than rubber as elasticity represents stress released per unit strain removed। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, नेक्स्ट पॉइंट पहले समझा देते हैं फिर लिखेंगे। तो आप ये बताओ, रबर डक्टाइल है या ब्रिटल है? रबर कैसा है, ब्रिटल है या डक्टाइल है? तो डक्टिलिटी बेसिकली क्या कहते हैं हम, कि उसको खींच के थिन वायर्स के फॉर्म में ड्रॉ करें, या फिर जिसका परमानेंट डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो। तो रबर के केस में आप देख सकते हो कि परमानेंट डिफॉर्मेशन बहुत कम है। एक्चुअली जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन इतनी ही रेंज का है, दिस इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये रेंज है, तो ये बहुत कम है। और परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर आप स्टील का देखो, माइल्ड स्टील का देखो, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन इतना ज़्यादा है। दिस इज द रेंज ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील इज वेरी वेरी डक्टाइल, थिन शीट्स में, थिन वायर्स में हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसको खींचते गए तो ये पतला होता जाएगा, और थिन वायर के फॉर्म में इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, बिकॉज द पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज वेरी हाई। ठीक है, लेकिन यहां पर पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, या फिर जिसको कह सकते हैं हम प्लास्टिक स्ट्रेन या पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन एक ही बात है। पोस्ट इलास्टिक का मतलब हो गया कि इलास्टिक लिमिट के बाद की स्ट्रेन, और प्लास्टिक स्ट्रेन का हो गया सेम चीज है, प्लास्टिक स्ट्रेन इलास्टिक लिमिट के बाद की स्ट्रेन। ठीक है, सो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन या प्लास्टिक स्ट्रेन इज वेरी हाई इन स्टील बट वेरी लो इन रबर। तो रबर क्या हो गया, डक्टाइल या ब्रिटल? रबर इज ब्रिटल। ठीक है, तो लेट अस राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो, अगला पॉइंट भी लिख लेते हैं। राइट डाउन, रबर इज ब्रिटल बिकॉज इट्स प्लास्टिक स्ट्रेन ब्रैकेट में लिख लो, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज वेरी लेस। तो देखो, रबर को हम वैसे समझते थे क्या, इलास्टिक है, डक्टाइल है, बट दोनों ही नहीं है, ना वो इलास्टिक है ना ही वो डक्टाइल है, इट इज ब्रिटल। ठीक है, चलिए, तो ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया 1.7, दिस इज ऑल्सो फिनिश्ड, इसमें इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग लिखो 1.8, प्रूफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। प्रूफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन या प्रूफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो देखो, ये प्रूफ स्ट्रेस वाला जो फंडा है ना, ये बहुत सारे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम देता है, समझ में नहीं आता है आसानी से, तो आप लोग ध्यान से सुनना। ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं ये, इट इज़ वेरी ईजी। देखो, प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस ही है, लेकिन इसको हम अलग तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका HYSD बार है। चल दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये बताओ, अगर मैंने आपको बोला यील्ड स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील कितना है, यील्ड स्ट्रेस की डेफिनेशन पहले मैं बता चुका हूँ। यील्ड स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है कि किसी एक स्ट्रेस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रेन बढ़ने लग जाए, या फिर स्ट्रेस में हल्का सा इंक्रीज करने पे आपको दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाए। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि स्ट्रेन जब तेज़ी से बढ़ने लगता है, ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लग जाता है स्ट्रेन, तो उस वाली स्ट्रेस को हम कह देते हैं यील्ड स्ट्रेस, यानी मटेरियल यील्ड करने लगा, मटेरियल ने बोल दिया मैं अब और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता, बस मेरी लिमिट खत्म हो गई है, तो इसे कहते हैं यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस क्या हुआ, दोबारा से बता दे रहा हूँ, यील्ड स्ट्रेस हुआ जब मटेरियल ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रेन आने लग गई है। ठीक है, तो अभी आप देखो, यहाँ से इस लिमिट तक जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे थे, तो स्ट्रेन एक रेट से बढ़ रहा था, एक स्पीड से बढ़ रहा था।
लेकिन यहाँ पर आने के साथ ही स्ट्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा, जबकि आपने स्ट्रेस में बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं किया। तो कांस्टेंट स्ट्रेस पे ही स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, यानी स्टील कहाँ यील्ड कर गया, और ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कब मना कर दिया स्टील ने, इस लिमिट पर आके, ये वाली लिमिट पर आके स्टील ने यील्डिंग से और ज़्यादा स्ट्रेस लेने से मना कर दिया। ठीक है, अब यही चीज़ आप एल्यूमिनियम के लिए देखो, तो अभी आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर इनिशियली जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है वो कुछ कुछ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते जा रहे हो तो थोड़े थोड़े स्ट्रेस इंक्रीज करने पर स्ट्रेन और ज़्यादा तेज़ी से, तो जैसे इस रीजन में स्ट्रेन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा तेज़ी से इस रीजन में बढ़ रहा है, और इससे भी ज़्यादा तेज़ी से इस रीजन में बढ़ रहा है, और इससे भी ज़्यादा तेज़ी से इस रीजन में बढ़ रहा है, तो आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि स्ट्रेन तेज़ी से बढ़ना मतलब कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है तब हम कहेंगे कि यील्डिंग हो रही है। समझ में आया मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये समझ में आया कि यील्ड यील्ड लिमिट हम क्या बोलते हैं कि जब स्ट्रेन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग जाए, तो इनिशियल के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रेन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है ना, यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो क्या हो रहा है कि स्ट्रेन और ज़्यादा स्पीड से, और ज़्यादा बढ़ने की जो स्ट्रेन बढ़ने की स्पीड है वो और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। तो आप किस लिमिट को मानोगे, कहाँ पर यील्डिंग हो रही है, कोई कह सकता है कि सर यहाँ पर यील्डिंग हो रही है, कोई कह सकता है सर यहाँ पर यील्डिंग हो रही है, तो यहाँ पर डेफिनेट एक यील्ड पॉइंट हमें नहीं दिखाई दे रहा, वी आर नॉट एबल टू सी अ डेफिनेट यील्ड पॉइंट। जब कोई डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है तो डिजाइनिंग वगैरह के लिए एक कंसिस्टेंसी लाने के लिए क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड मेथड अडॉप्ट करेंगे, जिस स्टैंडर्ड मेथड से हम जब यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें तो हर कोई सेम बताए। ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने यहाँ बता दिया, आपने यहाँ बता दिया, किसी और ने यहाँ बता दिया। तो एक स्टैंडर्ड मेथड अडॉप्ट की करेंगे जिससे कि हमें क्लियर कट पता चले कि यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। तो वो जो स्टैंडर्ड मेथड है पता करने का, इसे कहते हैं हम ऑफसेट मेथड, और इसी को डिस्कस करना है। तो सबसे पहली बात क्या आपको ये समझ में आई कि यहाँ पर हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, जिस मटेरियल में कोई डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसमें तो डेफिनेट यील्ड पॉइंट मिल रहा है, आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि ये रही यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, ये सिग्मा वाई आ गया, आपको मैंने ग्राफ दे दिया तो आप कभी भी यहाँ पर नहीं बताओगे, यहाँ पर नहीं बताओगे, डेफिनेट यील्ड पॉइंट बताओगे। लेकिन इन केस ऑफ एच वाई एस डी, क्या आप ये वाली यील्ड स्ट्रेस बोलोगे, ये वाली बोलोगे, ये वाली बोलोगे, ये वाली बोलोगे, कोई भी हो सकती है ना, आर्बिट्ररी डेफिनेशन है, यहाँ पर भी कुछ भी हो सकती है। तो इस आर्बिट्ररीनेस को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेथड अडॉप्ट किया। तो उस स्टैंडर्ड मेथड से जब हम यील्ड स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे उसे कहेंगे हम प्रूफ स्ट्रेस, और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आ जाएगा उसे कहेंगे प्रूफ स्ट्रेन। ठीक है, ये मेथड होता है ऑफसेट मेथड। तो इस मेथड में करते क्या है, सबसे पहले हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ही बना लेते हैं इस तरह के मटेरियल का। तो इनिशियली थोड़ा सा लीनियर पोर्शन है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, फिर उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ ऐसा बन गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं एल्यूमिनियम का ही है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो इनिशियली कुछ 1/3 ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक या 1/4 तक हमेशा कुछ ना कुछ लीनियर पोर्शन होता ही है, प्रोपोर्शनल लिमिट तो कुछ ना कुछ होगी इसके अंदर, तो वो प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ पर शो कर दी है हमने। ठीक है, बट एक्चुअली में अब यील्ड पॉइंट हमको नहीं पता चल रहा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आए, तो अब ध्यान से देखना। ठीक है, हमने एक आर्बिट्ररी स्ट्रेन की वैल्यू ली, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या है, स्ट्रेन है, एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन है, स्ट्रेन इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया, और वाई एक्सिस पर है स्ट्रेस, स्ट्रेस को हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया। नाउ यहाँ पर आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ स्ट्रेन ले ली 0.002। नाउ इसका कोई एज इट इज कोई डेरिवेशन नहीं है, बस सिंपली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर टेस्ट करके देखा कि मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सही कैसे आ रही हैं, 0.002 के करस्पॉन्डिंग आ रही हैं, तो 0.002 ले लिया। ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं दिया किसी साइंटिस्ट ने कि ये लिया जाता है। ठीक है, बस आर्बिट्ररी टेस्टिंग कर करके देखा और ये सबसे सही सेट हुआ तो इसको ले लिया। अब जब ये 0.002 आया, यहाँ से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। अब ये आप लोग बताओ किसके पैरेलल है लाइन, ये लाइन किसके पैरेलल, ग्रीन वाली लाइन जो बनाई है ये इनिशियल पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के पैरेलल है, ये जो इनिशियल पोर्शन था इसके पैरेलल हमने एक स्ट्रेट लाइन ये बना दी। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन बनाने में कोई दिक्कत, दूसरा स्टेप था ये, पहला स्टेप क्या था कि हमने 0.002 स्ट्रेन लिया, आर्बिट्ररी स्ट्रेन की वैल्यू ली
0.002 0.002 स्ट्रेन लेने के बाद इस पॉइंट से हमने स्टेप 2 एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू द इनिशियल पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के इनिशियल पोर्शन से यहां पर हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस पैरेलल लाइन ने कहीं ना कहीं तो हमारे कर्व को टच किया होगा। जिस पॉइंट पर इसने टच किया है, इंटरसेक्ट किया है, यहां से हम मान लेते हैं कि ये रही हमारी यील्ड स्ट्रेस। तो इसको हमने बोल दिया क्या, दिस इज आर यील्ड स्ट्रेस। और ये क्या लिया था, 0.002 स्ट्रेन का एक ऑफसेट लिया था, ऑफसेट। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑफसेट मेथड। इस ऑफसेट से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की इनिशियल पोर्शन से, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे जहां पर टकराई इसे हमने कह दिया यील्ड स्ट्रेस, या फिर इसको हम प्रूफ स्ट्रेस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस सबको क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से इसमें किसी को अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने बहुत आराम से एक्सप्लेन की हैं एक बार। चलो, तो सबसे पहले आप लोग ये ग्राफ बना लो और फिर इसके बाद इसके अंदर मैं पॉइंट्स लिखा देता हूँ, क्या क्या लिखने की ज़रूरत है आपको। तो आई होप आप सबने ग्राफ तो बना लिया है। अब लिख लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट लिखो, दिस मेथड इज यूज टू फाइंड, दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ बोल लो या यील्ड स्ट्रेस बोल लो, यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल which does not have clearly defined yield point। तो yield point कहीं clearly defined नहीं है, उस तरह के मटेरियल के लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक है, नाउ इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट अगले पेज पे ही लिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। राइट डाउन अ लाइन पैरेलल टू initial portion of stress strain curve is drawn from a point of 0.002 ब्रैकेट में लिख लो 0.2% strain। next point, the point on stress strain curve where this line कौन सी लाइन, ये जो अभी अभी पैरेलल लाइन बनाई है, where this line intersects gives the value of yield stress which is also called as proof stress, which is also called as proof stress। next point लिखो, this method of finding the proof stress, finding the yield stress of material is called as offset method। ठीक है, तो ऑफसेट मेथड से हम प्रूफ स्ट्रेस फाइंड कर लेते हैं। तो ये वाला मेथड भी क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया कि प्रूफ स्ट्रेस और प्रूफ स्ट्रेन क्या होता है, व्हाट इज प्रूफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं अगले पेज पर, राइट डाउन 1.9 टाइप्स ऑफ फेलियर। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के फेलियर देखेंगे। तो अलग अलग टाइप के फेलियर कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले तो मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करेगा कि कौन सा टाइप का मटेरियल है। मटेरियल हमारा हो सकता है ब्रिटल और डक्टाइल। ठीक है, फिर लोडिंग किस तरह की आ रही है, लोडिंग आ सकती है टेंशन या कंप्रेशन लोडिंग आ सकती है, या फिर टॉर्जन आ सकता है। टॉर्जन आ रहा है मतलब शीयर आ रहा है। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल के ऊपर जब टेंशन आएगा तो अलग तरह का फेलियर होगा, कंप्रेशन आएगा तो अलग तरह का फेलियर होगा, और टॉर्जन आएगा तो अलग तरह का फेलियर होगा। सिमिलरली जब डक्टाइल मटेरियल होगा तो डक्टाइल मटेरियल के ऊपर जब टेंशन लोडिंग आएगी तब अलग फेलियर,
कंप्रेशन आएगा तो अलग फेलियर, और टॉर्जन आएगा तो अलग फेलियर। तो टोटल हमें कितने तरह के फेलियर देखने पड़ेंगे? ब्रिटल के लिए 3 तरह के फेलियर और डक्टाइल के लिए 3 तरह के फेलियर, यानी टोटल ओवरऑल हमें 6 तरह के फेलियर देखेंगे। तो 6 तरह के फेलियर एक एक करके देखते हैं सारे के सारे, किस तरह के टाइप्स ऑफ फेलियर होंगे। सो राइट डाउन, सबसे पहला वाला फेलियर लिख लेते हैं। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पर चलने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्रिटल मटेरियल किस में स्ट्रॉन्ग होते हैं और डक्टाइल मटेरियल किस में स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। तो सबसे पहले फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, फॉर डक्टाइल मटेरियल्स एंड फॉर ब्रिटल मटेरियल्स कौन सी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, कौन सी स्ट्रेंथ कम होती है, ये लिख लेते हैं। इसी के बेसिस पर हमारे जो आंसर्स आएंगे वो आएंगे, ठीक है। सो डक्टाइल मटेरियल, देखो चाहे डक्टाइल मटेरियल हो चाहे ब्रिटल मटेरियल हो, दोनों के अंदर ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, दोनों कंप्रेशन में ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज हाईएस्ट, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ब्रिटल में भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, कंप्रेशन में ही सबसे ज़्यादा लोड ले सकते हैं, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज हाईएस्ट इन बोथ द मटेरियल्स। नाउ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बाद नेक्स्ट आता है डक्टाइल मटेरियल, टेंशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं, सो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यानी देखा जाए तो डक्टाइल मटेरियल सबसे वीक किस में है? शीयर में सबसे ज़्यादा वीक है, तो इनकी शीयर स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, शीयर स्ट्रेंथ। जैसे आपने माइल्ड स्टील में भी देखा होगा, माइल्ड स्टील में भी जब हमने टेंशन टेस्ट अप्लाई किया था तो वो टेंशन में फेलियर नहीं हुआ था, उसका उसका फेलियर हुआ था शीयर में, 45 डिग्री पे कप एंड कोरिंग फेलियर हुआ था। तो माइल्ड स्टील कैसा मटेरियल था? माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल था, और डक्टाइल मटेरियल होने की वजह से वो शीयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था या टेंशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? शीयर और टेंशन अगर कंपेयर करके देखें तो वो टेंशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, शीयर में वीक था। तो उसका फेलियर किस में हुआ था? टेंशन लोड अप्लाई करने के बाद भी उसका फेलियर शीयर में हुआ था, ठीक है, क्योंकि वो शीयर में वीकेस्ट था। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद शीयर स्ट्रेंथ। और ऐसे ही ब्रिटल मटेरियल के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों में ही सबसे ज़्यादा है, पर इन दोनों का सीक्वेंस उल्टा हो जाता है। यहाँ पर शीयर स्ट्रेंथ आ जाती है और सबसे वीकेस्ट ये होते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ में, टेंशन में सबसे ज़्यादा वीक होते हैं ब्रिटल मटेरियल। हालांकि शीयर और टेंसाइल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, है ना, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए, अगर स्ट्रिक्टली देखा जाए तो टेंशन में सबसे ज़्यादा वीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, यू मस्ट रिमेंबर दिस। और इसके बाद अब इस नॉलेज के साथ, ये वाली नॉलेज हमें है, फिर इसके बाद हम फेलियर देख सकते हैं कि किस तरह के मटेरियल में किस तरह का फेलियर आता है अलग अलग लोडिंग के केस में। तो सबसे पहला केस हम देखते हैं, राइट डाउन टेंशन फेलियर इन डक्टाइल मटेरियल, टेंशन फेलियर इन डक्टाइल मटेरियल। तो ये तो वही वाला फेलियर हो गया जो माइल्ड स्टील के ऊपर टेंशन टेस्ट किया था। इसका फेलियर कैसे होता है? सपोज ओरिजिनली जो बार था वो ऐसा था, और इसके ऊपर जब हमने टेंशन लोडिंग अप्लाई की तो टेंशन लोडिंग की वजह से सबसे पहले तो इसका एलोंगेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इट विल कीप ऑन एलोंगेटिंग टू मच, काफ़ी ज़्यादा एलोंगेशन हो जाएगा क्योंकि ये डक्टाइल है, काफ़ी ज़्यादा एलोंगेट हो गया। लेकिन अब इस एलोंगेशन के बाद क्या होता है, कोई भी एक वीक प्लेन मिलेगा और उस वीक प्लेन में क्या होगा, नेकिंग हो जाएगी, उस वीक प्लेन में नेकिंग हो जाएगी। सो इस तरह से नेकिंग होगी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा, और फिर थोड़ी देर बाद इस तरह से एक कप और कोन टाइप का शेप मिल जाएगा, कप कोन फेलियर हो जाएगा, है ना। एंड दिस एंगल विल बी एट 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री पे फेलियर होगा। सो दिस फेलियर विल बी ड्यू टू शीयर, 45 डिग्री पे शीयर आएगा, ओके। सो लोड कैसा अप्लाई किया था हमने? टेंशन लोड अप्लाई किया था, वी हैड अप्लाइड टेंशन लोड ऑन दिस मटेरियल। सो टेंशन लोड की वजह से ये फेल टेंशन में नहीं हुआ, ये फेल शीयर में हुआ, बिकॉज टेंशन में ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शीयर में सबसे वीक है, तो इट विल फेल बिकॉज ऑफ शीयर। तो सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम बना लो, फिर इसके बाद हम ये पॉइंट्स लिख लेते हैं। राइट डाउन फेलियर इज मेनली ड्यू टू शीयर, फेलियर इज मेनली ड्यू टू शीयर। नेक्स्ट पॉइंट
दिस टाइप ऑफ फेलियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कप कोन फेलियर. दिस टाइप ऑफ फेलियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कप कोन फेलियर. कप कोन फेलियर. नेक्स्ट, फेलियर प्लेन इज एट 45 डिग्री. फेलियर प्लेन इज एट 45 डिग्री. जल्दी से लिख लो. चलिए अब हम चलते हैं अगले तरह का फेलियर पे. नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ फेलियर आप लिखो, टेंशन फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल. तो अभी डक्टाइल मटेरियल का टेंशन फेलियर देखा था, अब ब्रिटल मटेरियल का देख लेते हैं. सो टेंशन फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल. टेंशन फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल. चलो पहले इसका ना फोटो दिखा देते हैं. नहीं, फोटो नहीं दिखाते हैं. सबसे पहले ये बताओ कि ये ब्रिटल मटेरियल है, टेंशन लोड अप्लाई किया तो ये फेल किस में होगा? क्या ये शेयर में फेल होगा? नहीं, टेंशन अप्लाई किया हुआ है तो ये टेंशन में ही फेल होगा, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ ही सबसे कम है. टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लीस्ट. ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे कम है, शेयर स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा ही है, तो टेंशन सीधा सीधा आ रहा है और टेंसाइल स्ट्रेंथ ही सबसे कम है, तो टेंशन में ही फेल होगा. और टेंशन कौन से प्लेन पे आ रहा होगा? तो इसका भी डायग्राम बना देते हैं. यहाँ पर ये मटेरियल था और इसके ऊपर हमने टेंशन लोड अप्लाई कर रखा था. जब इसके ऊपर टेंशन लोड अप्लाई कर रखा था तो किसी भी प्लेन पे आप देखोगे तो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही होंगी. किसी भी प्लेन पर आप देखोगे टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही होंगी और यूनिफॉर्मली है. यूनिफॉर्मली है. जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा वीक होगा वहीं पर इसका टेंशन फेलियर हो जाएगा. और टेंशन फेलियर कैसा होगा? टेंशन फेलियर कुछ इस तरह का हो जाएगा कि ये टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा. ब्रेक कैसे कर जाएगा? थोड़ा सा रफ सरफेस देखने को मिलेगा हमें, है ना. टेंशन में रफ सरफेस देखने को मिलेगा. टेंसाइल स्ट्रेसेस यहाँ पर आ रही हैं एंड दिस इज वीकेस्ट इन टेंशन. तो टेंशन में वीक होने की वजह से इस तरह से, ठीक है, दिस इज एट 90 डिग्री. तो फेलियर प्लेन क्या हो जाएगा? लोड की डायरेक्शन से 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे फेलियर होगा. इसका डायग्राम भी दिखा देते हैं. ये इस तरह से होगा. ये एक ब्रिटल शाफ्ट थी, ये कास्ट आयरन की रॉड थी. कास्ट आयरन की रॉड ब्रिटल है और इस ब्रिटल रॉड के ऊपर जब हमने टेंशन टेस्ट अप्लाई किया तो सीधे सीधे ये यहाँ पर ये फेलियर प्लेन बनेगा. तो जब लोड अप्लाई किया था तो इस लोड के 90 डिग्री पर ये फेलियर सरफेस आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, सो टेंशन फेलियर ऑफ ब्रिटल शाफ्ट या ब्रिटल मटेरियल. ब्रिटल मटेरियल का टेंशन फेलियर इस तरह से. तो चलो ये वाला डायग्राम आप बना लो और फिर इसके बाद हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखो, फेलियर प्लेन इज एट 90 डिग्री. फेलियर प्लेन इज एट 90 डिग्री. फेलियर हो किस वजह से रहा है? टेंशन की वजह से हो रहा है. सो फेलियर टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रिंसिपल टेंशन. फेलियर टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रिंसिपल टेंशन. प्रिंसिपल टेंशन. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, नो सिग्निफिकेंट change in cross sectional area is observed. Cross sectional area is observed. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि डक्टाइल मटेरियल में हुआ था कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था. ठीक है, पर ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगी. दिस विल नॉट हैपन हेयर. क्रॉस सेक्शनल एरिया लगभग उतना ही बना रहेगा. तो ये हो गया टेंशन फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट थर्ड आप लिखो, कंप्रेशन फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल. कंप्रेशन फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल. अब मटेरियल डक्टाइल है, इसका मतलब कि एकदम से सडनली तो क्रैक हो नहीं जाएगा, टूट नहीं जाएगा. क्या होगा इसके अंदर? काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो जाएगा. डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा. इसका भी एग्जाम्पल मैंने बताया था. डक्टाइल मटेरियल का एग्जाम्पल क्या है? माइल्ड स्टील. तो माइल्ड स्टील के ऊपर जब कंप्रेशन लोड लगाते हैं, तो ये भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एक आटे की लोई का एग्जांपल लेके, आटा है, आटे के ऊपर, आटा भी एक तरह से इलास्टिक तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट डक्टाइल तो होगा. तो जब इसके ऊपर हम लोड लगाएंगे तो क्या होगा? लोड लगाने के साथ साथ धीरे धीरे लोड लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, इसका कंप्रेशन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा और ये एकदम फ्लैट होता जाएगा. साइड से ये बल्ज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा और इसको एक चपटा भी बना सकते हैं. ठीक है, एकदम जब आप लोड लगाते जाओगे इसमें टूटेगा नहीं कुछ भी, है ना. सो कंप्रेशन फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल कैसा होगा? ये भी एक इलास्टिक फेलियर होगा, इसके अंदर फ्रैक्चर नहीं आएगा. तो यहाँ पर
हम इस तरह का बिहेवियर देख सकते हैं, इस तरह का बिहेवियर। तो ये मान लो माइल्ड स्टील था। अब इस माइल्ड स्टील के ऊपर जब आपने कंप्रेशन लोडिंग लगाई तो क्या हुआ, इसकी जो लेंथ है ये यहाँ से रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है, लेकिन साइड साइड में बल्जिंग होती जा रही है। बैरल आप जानते हो, लिक्विड स्टोर करने के लिए बैरल्स यूज़ किए जाते हैं लकड़ी के, उसको बैरल शेप बोलते हैं। इस तरह का शेप होता है बैरल्स का, लकड़ी के पीपे शायद हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो इस तरह का शेप होता है उनके बैरल्स का, यहाँ पर स्टील की एक पट्टी लगी रहती है, तो इस तरह का बैरल शेप हो जाता है इनका, ठीक है। तो यहाँ से ये लेंथ रिड्यूस करती जा रही है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रिडक्शन होता जा रहा है, और लेटरल डायरेक्शन में ये बल्जिंग होती जा रही है। तो इस तरह से इनका इलास्टिक फेलियर होगा। आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो इसके लिए, ठीक है। ड्रॉ दिस डायग्राम, फिर इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। चलो तो पॉइंट्स लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं। दिस विल बी कॉल्ड यील्ड फेलियर और डक्टाइल फेलियर। दिस विल बी कॉल्ड यील्ड फेलियर और ductile failure. Next point, there will not be any fracture surface. There will not be any fracture surface. यहाँ पर कहीं भी आपको फ्रैक्चर सरफेस देखने को नहीं मिलेगा। तो कंप्रेशन फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल भी देख लिया, हम देखते हैं कंप्रेशन फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल। तो थर्ड हो गया, फोर्थ कंप्रेशन फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल, कंप्रेशन फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल। तो हमारे पास ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल हम ले सकते हैं कंक्रीट। कंक्रीट के ऊपर जब आप कंप्रेशन या टेंशन अप्लाई करोगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वो बहुत ही कम स्ट्रेन में या बहुत ही कम डिफॉर्मेशन में वो टूट जाएगा। स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन को मैं इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, फिजिकल सिग्निफिकेंस दोनों का सेम है। तो डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता उसके अंदर, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम स्ट्रेन में ही, कम डिफॉर्मेशन पे ही वो टूट जाता है, ठीक है। तो वो ये किस तरह का मटेरियल हो जाएगा, ब्रिटल मटेरियल हो जाएगा। तो ब्रिटल मटेरियल के ऊपर अगर आप कंप्रेशन अप्लाई करोगे तो किस तरह से फेल होगा, जब आपने इसके ऊपर कंप्रेशन अप्लाई किया, कंप्रेशन अप्लाई किया यहाँ पर, तो होता क्या है, इसके अंदर डिफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा आएगा नहीं। क्या होगा, यहाँ पर एक ऐसा फ्रैक्चर सरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ से ये स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, दो पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। आपने सिलेंडर स्प्लिट टेस्ट अगर देखा हो तो सिलेंडर स्प्लिट टेस्ट के अंदर भी ऐसे ही होता है। या फिर एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँ, अमरूद है, आप अमरूद कभी खाओ, तो अमरूद खाने के लिए, मतलब एक अमरूद है और आप दो दोस्त हो, आपको इसको बीच में से तोड़ना है। तो आप टेंशन अप्लाई करके जब तोड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, हाथ स्लिप हो जाएगा, आपके पास चाकू वाकू नहीं है। तो आप क्या करते हो, इसको कंप्रेशन अप्लाई करते हो इस तरह से, है ना। जब आप इसके ऊपर ऐसे कंप्रेशन अप्लाई करते हो तो उसके परपेंडिकुलर सरफेस से आपने सपोज यहाँ से कंप्रेशन अप्लाई किया ऐसे, ठीक है। तो होता क्या है, ऐसे कंप्रेशन अप्लाई किया तो ये वाले सरफेस के अलोंग ये दो पार्ट में इस तरह से टूट जाता है, निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे फिर इनिशियली आपको ऐसे मिल जाता है, फिर आप इसको तोड़ के दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। या फिर सिलेंडर स्प्लिट टेस्ट देखें तो आपने क्या किया, यहाँ पर कंप्रेशन अप्लाई किया, कंप्रेशन अप्लाई करने से क्या हुआ, इसका जो परपेंडिकुलर सरफेस है यहाँ पर, यहाँ पर टेंशन आ गया, टेंशन लोडिंग आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर सरफेस पे इस तरह से टेंशन लोडिंग आ गई है और ये इस तरह से टेंशन में स्प्लिट हो गया, सिलेंडर स्प्लिट टेस्ट, ठीक है। ये टेंशन टेस्टिंग के लिए करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट करते हैं इससे। तो इनडायरेक्टली टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, हम एक प्लेन पर कंप्रेशन लगाते हैं और उसके परपेंडिकुलर प्लेन पर टेंशन आ जाती है, तो उससे हम देख लेते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ होगी टेंशन में। तो कंप्रेशन फेलियर कैसे होता है ब्रिटल मटेरियल का, ब्रिटल मटेरियल का कंप्रेशन फेलियर इसी तरह से होता है। जब आप कंप्रेसिव लोड लगाओगे तो ब्रिटल मटेरियल वीकेस्ट किस में है, देखो ज़रा, शियर में या टेंशन में, टेंशन में वीकेस्ट है ना। ये टेंशन में वीकेस्ट है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे कम हो गई, इसका फेलियर होगा टेंशन में, तो इट विल फेल इन टेंशन। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, ये आप ये वाला डायग्राम बना लो, थोड़ा सा अच्छा सा बना लेना, हम पॉइंट लिख लेते हैं। सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, failure occurs at a plane parallel to load, पैरेलल टू लोड। तो जैसे लोड अप्लाई करने की डायरेक्शन थी ना, ये लोड अप्लाई करने की डायरेक्शन थी, इससे पैरेलल फेलियर सरफेस मिला है ना, फेलियर सरफेस इससे पैरेलल मिला है, तो इस फेलियर सरफेस पे फेल हो जाएगा,
फेलियर अकर्स ड्यू टू टेंशन, फेलियर अकर्स ड्यू टू टेंशन, तो टेंशन की वजह से फेलियर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो सिलेंडर स्प्लिट टेस्ट, सिलेंडर स्प्लिट टेस्ट। तो अगली बार आप और आपका फ्रेंड हो, अमरूद खाना हो तो, और कोई चाकू वाकू ना हो, तो आप ये एक प्लेन के ऊपर कंप्रेशन अप्लाई करके आप देख सकते हो कि दूसरे प्लेन में ये टेंशन में ऐसे अलग हो जाता है, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं, फिफ्थ केस, टॉर्जन फेलियर, टॉर्जन फेलियर ऑफ डक्टाइल शाफ्ट। तो हमारे पास डक्टाइल शाफ्ट है और इस डक्टाइल शाफ्ट का टॉर्जन फेलियर कैसा होगा। तो देखो टॉर्जन फेलियर किस तरह का होगा, एक मिनट, पहले मैं शाफ्ट बना देता हूँ, डक्टाइल शाफ्ट। टॉर्जन शायद मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, टॉर्जन इस तरह से आता है, टॉर्क अप्लाई इस तरह से, शाफ्ट है हमारे पास, ठीक है, तो इस तरह से टॉर्क अप्लाई होगा उसके ऊपर। तो टॉर्क यानी टॉर्जन हमने अप्लाई किया, तो टॉर्जन इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह से हमने टॉर्जन अप्लाई किया इसके ऊपर, और इस टॉर्जन की वजह से, इस टॉर्जन की वजह से इस शाफ्ट का फेलियर कैसा होगा ये देख लेते हैं। तो जब आप इसके सरफेस पर देखोगे तो इसके सरफेस के ऊपर प्योर शियर आ रहा होगा, प्योर शियर इस तरह से, लाइक दिस। जैसे आप कपड़े निचोड़ते हो, जब आप कपड़े निचोड़ते हो तो क्या हो रहा है कि एक प्लेन दूसरे प्लेन के करस्पॉन्डिंग ऐसे मूव कर रहा है, तो दिस इज शियर, एक सरफेस दूसरे सरफेस के अलोंग स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ये शियर आ रहा है, तो दिस इज द केस ऑफ प्योर शियर, और प्योर शियर इस तरह से जनरेट हो रहा है। अब इस प्योर शियर की वजह से ये डक्टाइल मटेरियल है और ये वीकेस्ट किस में है, ये वीकेस्ट है शियर के अंदर ही, और यहाँ पर भी सरफेस पे प्योर शियर जनरेट हो रहा है, तो जिस सरफेस पे प्योर शियर जनरेट हो रहा है ये प्योर शियर में ही टूट जाएगा। टूटेगा कैसे प्योर शियर में, यहाँ पर जब शियर हो रहा है तो इस तरह का ही एक फेलियर सरफेस मिल जाएगा आपको, यहाँ पर जिस सरफेस के अलोंग शियर आ रहा है, इट विल फेल लाइक दिस, ठीक है, तो एकदम स्मूथ सा सरफेस मिल जाएगा, फेलियर सरफेस, इसी के अलोंग पूरा का पूरा शियर फेलियर हो जाएगा, स्लाइड करते हुए पूरा अलग हो जाएगा, टूट जाएगा ये, ठीक है, तो इस तरह का फेलियर हो जाएगा। अगर डायग्राम देखना है, दिस इज फॉर डक्टाइल, टॉर्जन फेलियर ऑफ डक्टाइल शाफ्ट, ठीक है, तो इस तरह का फेलियर सरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसको ड्रॉ कर लो और फिर इसके पॉइंट लिख लेते हैं, राइट डाउन, फेलियर इज ड्यू टू शियर, फेलियर इज ड्यू टू शियर, नेक्स्ट पॉइंट, फेलियर प्लेन इज एट 90 डिग्री, फेलियर प्लेन इज एट 90 डिग्री, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा फेलियर प्लेन। तो डक्टाइल शाफ्ट का देख लिया, अब हम ब्रिटल शाफ्ट के ऊपर देख लेते हैं किस तरह का फेलियर आएगा। तो सिक्स्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ फेलियर, टॉर्जन फेलियर ऑफ ब्रिटल शाफ्ट, टॉर्जन फेलियर ऑफ ब्रिटल शाफ्ट। तो हमारे पास एक ब्रिटल शाफ्ट है, ब्रिटल मटेरियल की है, यही मान लो कंक्रीट की है, तो हमारे पास शाफ्ट है, ये रही, दिस इज द शाफ्ट, और इस शाफ्ट के ऊपर इस तरह से फिर से टॉर्जन आ रहा है, फिर से टॉर्जन आ रहा है, यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा उसके ऊपर भी प्योर शियर का केस आएगा, यहाँ पर शियर इस तरह से आ रही होगी, ठीक है, इस तरह से शियर आ रही है। अब इस शियर की वजह से हो क्या रहा है, इससे 45 डिग्री पर, अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ इसका फेलियर कैसे होगा, ब्रिटल शाफ्ट है, ब्रिटल शाफ्ट, ब्रिटल मटेरियल किस में सबसे वीक है, ब्रिटल मटेरियल इज वीकेस्ट इन टेंशन, तो भले ही शियर भी आ रही है लेकिन ये टेंशन में सबसे वीक है, तो टेंशन में ही फेलियर होगा। तो जब इसके ऊपर शियर भी आ रही है 45 डिग्री पर, आप देखोगे कि 45 डिग्री पर इस पर क्या आएगा, टेंशन आएगी, एट 45 डिग्री विल गेट टेंशन, डायगोनल टेंशन, और इस टेंशन की वजह से, जैसे सपोज ये मटेरियल है, ठीक है, ये शाफ्ट है, इसके ऊपर इस तरह से 45 डिग्री पर प्लेन बनेगा, तो 45 डिग्री पर यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये एक हेलिकॉइडल सरफेस बन जाएगा, हेलिकॉइडल सरफेस, हेलिकॉइडल सरफेस के ऊपर आपको फेलियर देखने को मिलेगा, और ये प्रिंसिपल टेंशन में, प्रिंसिपल टेंशन ही सॉरी डायगोनल टेंशन में टूट जाएगा, फेलियर विल बी
तो फेलियर इसका इस तरह से हो जाएगा, दिस इज टॉर्जन फेलियर ऑफ ब्रिटल शाफ्ट, टॉर्जन फेलियर ऑफ brittle shaft. Yeah, so this failure plane will be at 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंशन आएगी वहाँ पर टूट जाएगा ये इस तरह से। सो राइट डाउन, पहले आप ये डायग्राम बना लेना, इस तरह से करके बना लेना डायग्राम, हेलिकॉइडल सरफेस मिलेगा आपको। सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, फेलियर इज ड्यू टू डायगोनल टेंशन, failure is due to diagonal tension. Next point, failure surface is rough helicoidal surface, inclined at 45 degree, inclined at 45 डिग्री। तो आज की क्लास में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया, सबसे पहले तो डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा, फिर अलग अलग मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा, और फिर आज हमने देखा कि अलग अलग तरह के ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल पे जो 3 तरह की फोर्सेज आ रही होती हैं, टेंशन, कंप्रेशन और टॉर्जन या शियर, तो इनमें कैसा फेलियर आता है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं। तो नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। तो 52 क्वेश्चंस तक हम ऑलरेडी कर चुके थे, आज 53 से शुरू करते हैं। इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील विद हाई कार्बन कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज नॉट प्रोमिनेंट। तो हाई कार्बन कंटेंट के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया था हाई कार्बन स्टील के लिए, वो कुछ इस तरह का था। सो यू कैन सी द कर्व, सो कर्व वाज समथिंग लाइक दिस। तो इसमें से कौन सी जोन प्रोमिनेंट नहीं है? देखो वैसे भी इलास्टिक लिमिट तो वैसे भी कमी रहती है सबके अंदर, सारी की सारी स्टील के अंदर इलास्टिक लिमिट तो इतनी सी है। फिर यहाँ पर आ जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग पार्ट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग पार्ट, ठीक है। फिर प्लास्टिक जोन देखा जाए तो इतना प्लास्टिक जोन हो गया, दिस मच इज द प्लास्टिक जोन, ठीक है। तो ये हो गया इलास्टिक जोन, ये हो गया प्लास्टिक जोन, और ये हो गया स्ट्रेन हार्डनिंग। लेकिन यहाँ पर ये सब भी छोटे छोटे ही हैं, लेकिन अगर देखा जाए यील्ड जोन, यील्डिंग जिस पार्ट में हो रही है, तो यील्डिंग वाला जोन तो एक तरह से गायब ही है ना। जैसे माइल्ड स्टील से कंपेयर करके देखा जाए तो यील्ड जोन इस तरह से था, काफ़ी लंबा था, लेकिन यहाँ पर यील्ड जोन है ही नहीं। सो नॉट प्रोमिनेंट कौन सा नहीं है? यील्ड जोन नहीं है, ठीक है। सो बेस्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंग द मटीरियल्स मेंशन्ड बिलो द प्रोनाउंस्ड यील्ड पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। प्रोनाउंस्ड यील्ड पॉइंट किस में आता है? स्ट्रक्चरल स्टील में आता है। तो प्रोनाउंस्ड यील्ड पॉइंट स्ट्रक्चरल स्टील में आता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम देख चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स इज मोर इलास्टिक। तो सबसे ज्यादा इलास्टिक इन सब में से कौन सा है? स्टील इज द मोस्ट इलास्टिक, सबसे ज्यादा इलास्टिक स्टील है। नेक्स्ट, विद अ परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील। तो जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज स्टील के अंदर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, क्या डिक्रीज क्या करता है? डिक्रीज क्या करता है? डक्टिलिटी कम होती जाती है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन हमारा एपीपीएससी में आया है, एसएससी जेई 2017 में आया है, एसएससी जेई 2015 में आया है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज लीस्ट इलास्टिक। अच्छा, ये था मोस्ट इलास्टिक, हाँ ये था मोर इलास्टिक। ज्यादा इलास्टिक कौन सा है? अब यहाँ पर आया लीस्ट इलास्टिक। सबसे कम इलास्टिक कौन सा है? तो यहाँ पर लीस्ट इलास्टिक हो जाएगा रबर। रबर इज द लीस्ट इलास्टिक, ये थ्योरी क्लास में हमने डिस्कस किया है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिवली डक्टाइल मटेरियल। तो इन सब में से सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा है? माइल्ड स्टील है, क्योंकि पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा प्लास्टिक रेंज है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर मैं आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यंग्स मॉडुलस का सीक्वेंस बता देता हूँ, ये आप याद रख लेना। तो सबसे ज़्यादा स्टील का है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज हाईएस्ट। फिर इसके बाद है यंग्स मॉडुलस कॉपर का, कॉपर। फिर है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के बाद आ जाएगा, इससे कम है एल्यूमिनियम का। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इससे कम है। फिर इसके बाद आ जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ग्लास। फिर कॉन्क्रीट, फिर वुड, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वुड इससे कम हो जाएगा। और फिर सबसे कम हो जाएगा रबर का, इलास्टिसिटी ऑफ रबर इज द लीस्ट।
ठीक है। अगर इनकी वैल्यूज़ की बात करें तो वैल्यूज़ हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर एम स्क्वायर। कॉपर की हो जाएगी 1.2 × 10⁵ मेगा पास्कल, अगेन सारी की सारी यूनिट्स मेगा पास्कल में है। ये हो जाएगा कास्ट आयरन का स्टील से हाफ होता है, जस्ट हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁵ मेगा पास्कल। देन एल्यूमिनियम का हो जाएगा 0.6 × 10⁵ मेगा पास्कल। और फिर इन सब की वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड। ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड। ठीक है, बस इतनी वैल्यूज़ ये याद रखो आप, और सीक्वेंस ये वाला याद रख लो, ये सीक्वेंस याद रख लो, बस इतना काफ़ी है आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे कम किसका हो जाएगा, इन सब में से अगर देखा जाए तो वुड का सबसे कम है। ठीक है, तो यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वुड इज लीस्ट अमंग देम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपेयर टू माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन हैज़ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो माइल्ड स्टील अगर कास्ट आयरन में अगर कंपेयर किया जाए तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने देखा था माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से था और कास्ट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था कुछ इस तरह का। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ये हो जाएगी कास्ट आयरन की कम है, लेस देन माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील तो ये तो हमने देख लिया था, कंपेयर टू माइल्ड स्टील कास्ट आयरन हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो फोर्थ वाला तो सही हो गया। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी कम हो जानी चाहिए इस लॉजिक के हिसाब से, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम नहीं है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, हाई है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि माइल्ड स्टील इज डक्टाइल मटेरियल, माइल्ड स्टील इज डक्टाइल मटेरियल, और डक्टाइल मटेरियल में क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज मोर देन टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मोर देन shear स्ट्रेंथ। ठीक है, और कास्ट आयरन इज ब्रिटल, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन shear स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहां पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और shear स्ट्रेंथ में डिफरेंस है, सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ में डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा है, हाई डिफरेंस, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर डक्टाइल मटेरियल माइल्ड स्टील में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों लगभग बराबर से ही हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है लगभग 263 मेगापास्कल और टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है 250 मेगापास्कल, 250 मेगापास्कल। और यहाँ पर इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है लगभग 100 मेगापास्कल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है लगभग 400 मेगापास्कल। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये ब्रिटल है तो कंप्रेसिव और टेंसाइल के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और माइल्ड स्टील क्योंकि डक्टाइल है तो डक्टाइल में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ में डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, माइल्ड स्टील की ज़्यादा है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, कास्ट आयरन की ज़्यादा है। सो माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में कास्ट आयरन हैज़ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। 1 and 4 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। द प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग इज अप्लाइड टू स्टील इन हार्डनिंग प्रोसेस फॉर इम्प्रूविंग। तो देखो जब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में सबसे ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ वाला जो स्टील था, सबसे ज़्यादा जो हाई स्ट्रेंथ वाला स्टील था उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह का बना था, लाइक दिस। और इस पे क्या था, क्वेंच्ड कॉमा टेम्पर्ड स्टील इस तरह से लिखा था। अब ये क्वेंचिंग क्या होता है और टेम्परिंग क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेंचिंग का मतलब ये होता है कि जब स्टील मैन्युफैक्चर हो रही है, मैन्युफैक्चर होते टाइम पे जब स्टील जब मैन्युफैक्चर होती है तो गरम गरम जो बिलेट्स होते हैं, हॉट रोल्ड स्टील, तो रोलर्स के बीच में से पास करके उसको डिजायर्ड शेप का बनाते हैं। ये आपने कई बार फोटो वगैरह में देखा होगा, मैं भी आपको फोटो दिखा देता हूँ एक मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरह के बिलेट्स होते हैं, इनको कहते हैं स्टील बिलेट्स। और यहाँ इन बिलेट से अगर हमें स्टील रीइंफोर्समेंट बार प्रोड्यूस करने हैं या फिर किसी भी डिजायर्ड शेप में स्टील को लाना है तो रोलर्स के बीच में से पास करते हैं। तो रोलर्स के बीच में से पास करते हुए पहले एक रोलर होता है, उससे थोड़ा सा पतला हो गया, फिर अगला रोलर होता है, तो धीरे धीरे करके रोल करते 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 डिजायर्ड शेप के अंदर ले आते हैं इसको। ठीक, अब इसको जब डिजायर्ड शेप के अंदर ले आए उसके बाद हम क्या करते हैं, डिजायर्ड शेप में आने के बाद इसको क्वेंचिंग जो प्रोसेस होता है, क्वेंचिंग के अंदर क्या करते हैं, पानी के अंदर डाल देते हैं। पानी के अंदर डाल देते हैं तो इसका सरफेस बहुत रैपिडली कूल डाउन होता है, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से कूल डाउन होने की वजह से क्या होता है, सरफेस बहुत हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने की वजह से ये ब्रिटल भी हो जाता है।
और इसकी ब्रिटलनेस कम करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, बाद में टेम्परिंग करते हैं। तो टेम्परिंग क्या प्रोसेस होता है, इसको जब ये पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर हो गया, हार्डनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो टेम्परिंग में क्या करते हैं, इसको वापस से हीट अप करते हैं डिजायर्ड टेम्परेचर तक और डिजायर्ड ड्यूरेशन तक। तो कुछ देर तक इसको हाई टेम्परेचर पे जब ले जाते हैं तो वापस से सरफेस कूल डाउन होता है और इसकी डक्टिलिटी वापस से बढ़ जाती है। तो इसकी ब्रिटलनेस कम हो जाती है, डक्टिलिटी बढ़ जाती है और हार्डनेस बरकरार रहे, इसीलिए इसके थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ता है कि कितने टेम्परेचर तक ले जाना चाहिए और कितनी ड्यूरेशन तक रखना चाहिए। अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक ले जाएंगे तो हार्डनेस वापस से कम हो जाएगी। तो टेम्परिंग का प्रोसेस आपको समझ में आया क्यों करते हैं, हम डक्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए, टू इंप्रूव डक्टिलिटी। और क्वेंचिंग क्या होता है, पानी में डुबो देना। क्वेंचिंग इज इमर्शन इन वाटर, इमर्शन इन वाटर फॉर रैपिड कूल डाउन, रैपिड कूल डाउन। तो जल्दी कूल डाउन हो जाएगा, इससे हार्डनेस बढ़ जाती है, इंक्रीजेज हार्डनेस, हार्डनेस एंड बिकम्स ब्रिटल, ब्रिटल हो जाता है। तो इस ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। तो टेम्परिंग विल इंप्रूव डक्टिलिटी, इंप्रूव डक्टिलिटी। तो आई होप ये क्वेंचिंग और टेम्परिंग आपको क्लियर है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही बार क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, फिर भी मैंने समझा दिया। तो वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या है, हम टेम्परिंग क्यों करते हैं, टेम्परिंग क्यों अप्लाई करते हैं, इट विल इंप्रूव द डक्टिलिटी। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ अ परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, रिजिड बॉडी का मतलब है उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, नो डिफॉर्मेशन। और जब किसी बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो हम कितना भी स्ट्रेस अप्लाई करते जाएं, स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेन इज व्हाट, स्ट्रेन इज जीरो, स्ट्रेन इज जीरो, जीरो स्ट्रेन। अब पूछा गया है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो आप स्ट्रेस कितना भी लगाते जाओगे, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, स्ट्रेन हमेशा जीरो रहेगा। तो अगर सिग्मा अपॉन जीरो, किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम इन्फिनिटी, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो रिजिड बॉडी के लिए क्योंकि स्ट्रेन जीरो होता है, स्ट्रेन जीरो होता है तो यंग्स मॉडुलस कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट किसके बराबर होगी, स्ट्रेस के बराबर होगी, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट ही नहीं है। स्ट्रेस के बराबर होगी, फोर्स की नहीं होगी। स्ट्रेस के बराबर क्यों होगी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। तो इसलिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस की यूनिट सेम होती है। तो फोर्स की तो यूनिट अलग ही हो जाएगी, स्ट्रेस, प्रेशर एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट किसके बराबर होगी, स्ट्रेस के बराबर, प्रेशर के बराबर और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बराबर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी हम आगे देखेंगे, तो उसकी भी यूनिट यही रहती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रोल्ड स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील हो या HYSD बार हो या लो कार्बन स्टील हो, हाई कार्बन स्टील हो, मीडियम कार्बन स्टील हो, सबके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ मेगापास्कल ही होती है। करेक्ट आंसर विल बी ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैंडर्ड मेजर ऑफ डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी कैसे मेजर करते हैं, परसेंटेज एलोंगेशन इन लेंथ, जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ती जा रही है वही मेजर है डक्टिलिटी का। नेक्स्ट, अ मटेरियल विद लार्ज डिफॉर्मेशन एट फेलियर इज टर्म्ड। तो अगर फेलियर के टाइम पे डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसा कि माइल्ड स्टील है, सो डिफॉर्मेशन इज़ वेरी हाई, तो ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो जाता है, इस तरह के मटेरियल को कहते हैं हम डक्टाइल। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील टू दैट ऑफ माइल्ड स्टील। तो हाई टेंसाइल स्टील का यंग्स मॉडुलस कितना है, 2 × 10⁵ मेगापास्कल, और माइल्ड स्टील का यंग्स मॉडुलस कितना है, 2 × 10⁵ मेगापास्कल। दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम ही है, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 1। करेक्ट आंसर विल बी 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन टू स्मॉलर सेक्शन ड्यू टू टेंशन। तो जैसे जैसे हम खींचते जा रहे हैं, ये टेंशन में इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो छोटा होता जा रहा है, इसी प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं, है ना। और लार्ज स्ट्रेन एट फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट, डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम।
तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है दैट इज़ रॉट आयरन। रॉट आयरन सबसे ज़्यादा प्योर होता है। बाकी सबके अंदर कुछ ना कुछ कार्बन परसेंटेज होता है, रॉट आयरन में सबसे कम होता है। एक तरह से इसको प्योर आयरन भी कह सकते हैं। तो हमने कर्व देखा था, कर्व में देखा था कि डक्टिलिटी ऑफ प्योर आयरन इज मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट, द वन दैट हैज़ लीस्ट कार्बन कंटेंट। सबसे कम कार्बन कंटेंट किस में होता है? रॉट आयरन में ही होता है। सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 71, अ मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ इट। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। होमवर्क में मेनली आपको इन दोनों में से बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए तो गलत ही है और ऑप्शन सी भी गलत है। ठीक है, मेन जो आपको डिफरेंशिएट करना है वो इन दोनों में से ही करना है। इन दोनों में से बी और डी में से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है कमेंट में। और अगर आप ये बता पाते हो कि क्यों आप जो आंसर बोल रहे हो वो सही है, क्यों वो सही है, तो ये और अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्रेशन टेस्ट फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन स्पेसिमेन वुड। तो कास्ट आयरन किस तरह का मटेरियल है? कास्ट आयरन इज ब्रिटल मटेरियल। और ब्रिटल मटेरियल वीकेस्ट किस में होता है? इट इज़ वीकेस्ट इन टेंशन। टेंशन में वीकेस्ट है। और टेंशन में वीक होने की वजह से अगर हम कंप्रेशन भी लगा रहे हैं तो इसमें पूछा है फ्रैक्चर कैसे होगा, फ्रैक्चर किस तरह से अकर करेगा? अलोंग द एक्सिस ऑफ द लोड, अलोंग एन ऑब्लिक प्लेन, अकर एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस ऑफ स्पेसिमेन, या फिर फेलियर होगा ही नहीं। फेलियर होगा कैसे नहीं होगा, तो है ही, है ना। लोड हम बढ़ाते जाएंगे तो कभी ना कभी तो फेलियर होगा ही, तो फेलियर तो होगा। ठीक है, पर इन तीनों में से कैसे फेलियर होगा ये देखना है। तो मैंने अमरूद के एग्जाम्पल से या फिर ये वाले एग्जाम्पल से मैंने बताया था कि यहाँ पर स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट जब किया था तब इसमें फेलियर प्लेन कुछ इस तरह से हुआ था। तो अगर आपने स्पेसिमेन इस तरह से रख दिया, ये रहा आपका स्पेसिमेन, और इस स्पेसिमेन पर आपने इस तरह से फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, तो ये बताओ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? जिस डायरेक्शन के अलोंग लोड अप्लाइड है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और ये हो जाएगी इसके लिए लेटरल डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन। ठीक है, अब इसमें भी फेलियर इसी तरह से होगा, यहाँ कहीं पर फेलियर सरफेस आ जाएगा, या फिर यहाँ कहीं आ सकता है, या फिर यहाँ कहीं आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। मान लिया यहाँ पर फेलियर सरफेस है, तो ये फेलियर सरफेस कैसा है? अगर अलोंग द एक्सिस ऑफ द लोड, तो लोड की एक्सिस ये रही, और फ्रैक्चर सरफेस भी इसके अलोंग ही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बहुत इजी है, स्ट्रेन इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो चलिए आज की क्लास के ये सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको थ्योरी सेशन भी पसंद आया और आपको क्वेश्चन वाला सेशन भी पसंद आया। तो इसी तरह से हम आगे पढ़ाई करते रहेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताना, और क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर भी कमेंट में बताना। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।